नमस्कार, आज है 15 नवंबर, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी है आज की हेडलाइंस। यूक्रेन युद्ध पर G20 की बैठक में मोदी नीति पर लगी मुहर। सर्वसम्मति वाले ड्राफ्ट में पीएम के शब्दों का जिक्र। लिखा, नहीं है ये युद्ध का युग। यूएन को भी पीएम मोदी ने सुनाई खरी खोटी। मोदी मोदी के नारे से गूंजा इंडोनेशिया का बाली। भारतवंशियों से बोले पीएम नरेंद्र मोदी, आज भारत छोटा सोचता ही नहीं है। 8 अरब हुई दुनिया की आबादी। 12 साल में 1 अरब बढ़ गई जनसंख्या। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का अनुमान, 2023 तक भारत में होगी सबसे ज्यादा जनसंख्या। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। बढ़ती जनसंख्या मौका है या चुनौती? मंगलवार को बाजार में दिखी शानदार तेजी। सेंसेक्स करीब 250 तो निफ्टी में 75 अंकों की तेजी। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट दौड़ा। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की ठंडी लिस्टिंग। इश्यू प्राइस से नीचे लिस्ट होने के बाद शेयर 12% लुढ़ककर हुआ बंद। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस को बड़ी राहत। दिल्ली की अदालत ने दी नियमित जमानत, बिना इजाजत विदेश जाने की मनाही। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक खबरें किस तरह से आगे बढ़ रही थी, पूरे दिन की कहानी आपको बताते हैं न्यूज अपडेट में। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। इसमें सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 40 नेताओं के नाम हैं। कांग्रेस से पहले बीजेपी भी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा का इस बार 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला 89 सीटों पर 1 दिसंबर को और दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसी हैं। आज एक कार्यक्रम के दौरान ममता ने आरोप लगाया कि विकास फंड का पैसा राज्य सरकार को केंद्र नहीं दे रहा है। जी हां, टीएमसी प्रमुख ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र को राज्य की बकाया राशि देनी होगी, वरना उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। ममता बनर्जी ने केंद्र की मनरेगा की बकाया राशि न देने का आरोप भी लगाया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट में शिवसेना के नाम और इसके चुनाव चिन्ह पर चल रहे विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को झटका लगा है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें शिवसेना का नाम और चुनाव निशान तीर कमान फ्रीज कर दिया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के आवंटन पर जल्द फैसला करने को कहा है। दूसरी तरफ केरल में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव खत्म होता दिख नहीं रहा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित अध्यादेशों या विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आज माकपा ने राजभवन का घेराव किया। हालांकि राजभवन का घेराव में न तो मुख्यमंत्री और न ही कैबिनेट के सहयोगी ने हिस्सा लिया, लेकिन राजभवन के घेराव में राज्यपाल नाराज नजर आए। उन्होंने दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केरल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदारों की जागीर बन गए हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी के खिलाफ आयकर विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने आजमी के लगभग 20 ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग की यह कार्रवाई उनके मुंबई, दिल्ली और लखनऊ के ठिकाने पर हुई है। इससे पहले अबू आजमी के करीबी आभा गुप्ता के ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। आभा सपा महासचिव रहे गणेश गुप्ता की पत्नी हैं। आजमी महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। दरअसल आभा गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने कई कंपनियों में बड़ा बेनामी निवेश किया हुआ है। आयकर विभाग ने कोलाबा में कमल मेंशन में भी छापेमारी की। यहां आभा गुप्ता और अबू आजमी के दफ्तर हैं। कारोबार के मोर्चे पर आज एक्सपोर्ट को लेकर बुरी खबर आई। अक्टूबर महीने में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 3,573 करोड़ डॉलर से घटकर 2,978 करोड़ डॉलर रहा।
इस दौरान इंपोर्ट 5,364 करोड़ डॉलर से बढ़कर 5,669 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। ऐसे में सालाना आधार पर अक्टूबर में व्यापार घाटा 1,791 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2,691 करोड़ डॉलर रहा। वाणिज्य सचिव ने कहा कि अगले साल मार्च तक भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का लक्ष्य है। ट्विटर और फेसबुक के बाद अब अमेजॉन ने भी कर्मचारियों की छटनी की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजॉन अपने करीब 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से खबर बताई है। कंपनी इसी हफ्ते ये छटनी की शुरुआत कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक छटनी मुख्य रूप से एलेक्सा जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की डिवाइसेस यूनिट और इसकी रिटेल यूनिट और एचआर टीम में की जाएगी। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 समिट में मोदी नीति पर मुहर लग गई है। यूक्रेन युद्ध पर G20 की बैठक में मोदी नीति को अपनाया गया है। G20 के सर्वसम्मति वाले ड्राफ्ट में पीएम के शब्दों का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है कि यह युद्ध का युग नहीं है। G20 में यूं ही भारत का डंका नहीं बज रहा है। लगातार भारत वैश्विक पटल पर अहम मुद्दों को उठा रहा है और बड़ी बेबाकी से एड्रेस भी कर रहा है। और यहां भी पीएम मोदी की तरफ से अहम मुद्दे उठाए गए। G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दुनिया को G20 देशों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। पीएम मोदी ने G20 के मंच से यूएन को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि दुनिया की समस्याओं से निपटने में यूएन असफल रहा है। हम यूनाइटेड नेशंस में पर्याप्त सुधार नहीं कर सके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, कोरोना और जलवायु परिवर्तन ने तबाही मचाई है। इस सबसे वैश्विक आपूर्ति पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। बुनियादी जरूरतों की सप्लाई का संकट पूरी दुनिया में है। G20 समिट ऐसे समय में हुई है जब दुनिया के सामने कई बड़ी गंभीर चुनौतियां हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने जिस तरह से दुनिया के देशों को प्रभावित किया है वो गंभीर संकट बन चुका है। युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें युद्ध विराम कूटनीति के रास्ते पर चलना ही होगा। पीएम मोदी ने कहा कि खाद्य और खाद्यान्न दोनों की सप्लाई चेन को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए आपसी समझौते करने होंगे। ऊर्जा की सप्लाई पर किसी भी तरह से प्रतिबंधों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि G20 से विश्व को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन युद्ध से वैश्विक आपूर्ति तबाह हुई है। बुनियादी जरूरतों की सप्लाई का संकट पैदा हुआ है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि युद्ध विराम ही एकमात्र रास्ता है। पीएम मोदी ने आह्वान किया कि विश्व में शांति के लिए सामूहिक संकल्प दिखाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने G20 समिट में वैश्विक इंटरेस्ट के मुद्दों को उठाया और दुनिया को उनमें सुधार के लिए एक्शन प्लान बनाने के लिए प्रेरित भी किया। और समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले। दोनों की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और क्वाड जैसे समूहों को मजबूत करने उनमें मजबूती से सहयोग की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी का वर्ल्ड लीडर्स से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी कुछ देर पहले डिनर पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। हालांकि ये कोई औपचारिक मीटिंग नहीं थी। एक दूसरे को ग्रीट किया, थोड़ा एक दूसरे के साथ संवाद जो है उनका उसका आदान प्रदान हुआ, लेकिन इसके भी कई मायने हैं। इस मुलाकात में दोनों देश के नेता काफी गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन करते नजर आए। आपको बताएं कि दोनों देशों के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच ये मुलाकात हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ORF में स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के हेड प्रोफेसर हर्ष पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर पंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। ताज़ा जो तस्वीरें हैं सर, वहीं से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। हालांकि जैसे हमने आपको बताया कि कोई ऑफिशियल मीटिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में शेड्यूल नहीं थी, बट उसके बावजूद जो गाला डिनर में मिले, बड़े गर्मजोशी से मिले, ग्रीट किया एक दूसरे को, कुछ एक्सचेंज भी हुआ है वर्ड्स का, कुछ कह नहीं सकते कि क्या बातचीत हुई है, बट इन दोनों का इस तरह से मिलना, कोई बात नहीं मीटिंग नहीं हुई, लेकिन इस तरह से मिलना कुछ संकेत तो देता होगा सर।
जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, डिप्लोमेसी में हर चीज़ के मायने होते हैं। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से इंडिया को पोजीशन किया है, एक ब्रिज के तौर पर, एक ऐसी वॉइस जो पिछड़े, गरीब, डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस बन पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि भारत की जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, वो सबसे एंगेजमेंट उसमें एक प्रायोरिटी है। और चाहे चीन के साथ हमारा बॉर्डर जो प्रॉब्लम है वो चल रहा है, चाहे चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका पिछले कुछ महीनों से भी हमने देखा है कि भारत ने अपने दरवाजे चीन के लिए बंद नहीं किए हैं। भारत ने हमेशा ये कहा है कि अगर चीन म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेसिस पर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है तो भारत तैयार है उसके लिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात है, वो अपने आप में इस बात को रेखांकित करती है कि कहीं पर भारत चीन को भी साथ लेकर चलना चाहेगा, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो ये है कि G20 की प्रेसिडेंसी आए, और जो समिट हो अगले साल, उसमें भारत एक ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर सारे देशों को साथ लेकर आगे बढ़ पाए। चीन अगर चलना चाहे तो चीन का स्वागत है, और मुझे लगता है यही मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने, ये आप अनुमान लगा सकते हैं, दिया हो कि हम साथ चलने को तैयार हैं आप, और अगले साल और इस साल की अगुवाई जो G20 की भारत करेगा, तो उसमें चीन का भी रोल होगा। अब चीन को आप, इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी आर्थिक उसमें क्षमता है, उसको आप दरकिनार करके ग्लोबल सॉल्यूशंस तो नहीं ला सकते। तो कहीं पर वो एक मैसेज भारत ने अपनी उदारता का दिया है, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा गार्ड डाउन है या हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज अपने जो हित है उन पर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम बातचीत को तैयार हैं। ये मैसेज चीन को गया और मैसेज दुनिया को गया कि भारत अपने तटस्थ है अपने इंटरेस्ट को लेकर, लेकिन भारत किसी से भी बात करने को तैयार है। स्वाभाविक रूप से। और 2020 के बाद से जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ है, उसके बाद से हर मंच पर लोग राह देखते हैं कि भारत और चीन के नेता मुलाकात करें, कुछ बातचीत करें। शंघाई सहयोग संगठन में हमने देखा कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई। इस बार कुछ उम्मीदें थी कि मुलाकात होंगी, लेकिन मुलाकात नहीं होने के बावजूद भारत ने जो जेस्चर दिखाया है वो साफ तौर पर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि गार्ड्स डाउन है हमारे, ऐसा नहीं है, बट हाँ, हम खुले हैं बातचीत के लिए और हर समाधान के लिए तैयार हैं। ये भारत ने बड़ा पुख्ता तौर पर संदेश दिया है। इसके इतर आप ओवरऑल भारत की पोजीशनिंग को किस तरह से देखते हैं? आज हमने देखा जो ड्राफ्ट जो फाइनल हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से ये युद्ध, ये जो शब्द हैं, ये जो वाक्य है, ये पूरी दुनिया का स्लोगन बन गया है। तो ये जो स्वीकार्यता है भारत की सोच की और भारतीय विचारों की और भारतीय संदर्भों की, ये जो स्वीकार्यता है, इसको आप किस तरह से आंकते हैं G20 के परिदृश्य में? देखिए, आज के दौर में ऐसा विरला ही कोई देश है भारत के अलावा जिसकी बात इस तरह से सुनी जाती है, और जिसकी बात को हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह से, दूसरे देश उसको इस तरह से आत्मसात करते हैं। तो कहीं पर भारत ने जो भी एजेंडा भारत का सामने आया है, वो एक पॉजिटिव, ग्लोबल पॉजिटिव के तौर पर सामने आया है। और भारत ने हमेशा ये बात कही कि भारत सिर्फ अपने हित के बारे में बात नहीं करता, बल्कि भारत उन सभी देशों के बारे में बात करना चाहता है जो मार्जिनलाइज्ड है, जिनकी आवाज़ को सुनता नहीं है। और इसी में, जैसे पिछले कुछ महीनों में हमारे विदेश मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना चाहता है, वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बनना चाहता है, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुनता। लड़ाई हो रही है सब जगह, कहीं पर रूस आक्रामक है, कहीं पर चीन आक्रामक है, कहीं पर पश्चिमी देश जो हैं वो वेपनाइज कर रहे हैं सब चीज़ों को, ट्रेड को, टेक्नोलॉजी को। तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो गरीब देशों का हो रहा है, वो डेवलपिंग कंट्रीज का हो रहा है। और फ्यूल, फूड, एनर्जी, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हम देख रहे हैं, आर्थिक हालत इतनी खराब है कि इसमें अगर भारत जैसे देश लीडरशिप नहीं लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत उम्मीद है ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में इस समय। और भारत को इसीलिए, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि एक उम्मीद है भारत से जुड़ी हुई, जो मुझे लगता है अपने आप में काफी अनप्रेसिडेंटेड है, और अपने आप में इस बात को रेखांकित करती है कि भारत की एक जो असीम संभावनाएं हैं
भारत की अपनी अंदरूनी जो असीम संभावनाएं हैं, आर्थिक, राजनीतिक, डिप्लोमेटिक, वो सारी कहीं पर विश्व पटल पर आज नजर आती हैं। और उन सबको लेकर अगर आप देखें कि किस तरह की इक्वेशंस बनती हैं और किस तरह के संवाद होते हैं, तो भारत ही एक ऐसा देश है जो आज सारे देशों के साथ संवाद करने को तैयार है और सारे बिल्कुल। देशों को साथ ला पा रहा है। चीन को भी हमने पिछले उसमें जिक्र किया, चीन के साथ भी भारत ने कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। तो रूस और पश्चिमी देशों के बीच में जो ये फॉल्ट लाइन है, ये डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो फॉल्ट लाइन है, इसको पाटना भारत जैसे ही देश के बस में है। और भारत ही इस बात को बार बार कह रहा है और इसीलिए मुझे लगता है भारत की बात सुनी जाती है और भारत की बात का असर होता है। जिस तरह का आपने जिक्र किया कि अब हम कि उन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है स्टेटमेंट में, जो भारत के अपने शब्द थे कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, कायदे से तो ये काम सुरक्षा परिषद को करना चाहिए था कि इस तरह के वक्तव्य या इस तरह की पोजीशनिंग करें, लेकिन वो भारत कर रहा है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन इसके अलावा मुझे थोड़ा सा बताइए प्रोफेसर पंत, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैटेगोरिकली संयुक्त राष्ट्र की विफलताओं का जिक्र किया और बिल्कुल साफ कहा कि विफल हुआ है संयुक्त राष्ट्र, जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में जो चुनौतियां हैं। क्या भारत ने सीधा यूएन की स्पष्ट आलोचना इससे पहले कभी की है या इस तरह के संकेत दिए हैं? और अगर आज की है, पहले नहीं की है, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, देखिए, भारत और खासकर प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो यूएन का ढांचा है, यूनाइटेड नेशंस का ढांचा है, ये आज की समस्याओं को डील करने के लिए उचित नहीं है, या इस कदर जैसा बना था 1945 में वैसा ही चला आ रहा है। और इसीलिए क्राइसिस पे क्राइसिस होते हैं और यूएन एक खामोश ऑर्गेनाइजेशन की तरह खड़ा रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती। कोविड चला गया, कोविड में हमने देखा डब्ल्यूएचओ जैसे जो कि यूएन का ही एक ऑर्गन है, उसमें किस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई, लैक ऑफ एक्टिविटी रही। उसके बाद हमने चीन का आक्रामक रूप देखा, उसमें यूएन कुछ नहीं कहता है। रूस का जो युद्ध, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उसमें यूएन की कोई संभावनाएं नहीं है। आर्थिक मंदी चल रही है, फूड फ्यूल सारे क्राइसिस चल रहे हैं और यूएन के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो यूएन व्हील कर पाए। तो इसीलिए मुझे लगता है भारत ये बात बार बार कह रहा है। और यहां पर मुझे लगता है G20 के मंच से ये बात कहना, इस बात को भारत, जो रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म की बात भारत करता आया है कि यूएन में अगर डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे और यूएन अगर एक तरह से पैरालिसिस की कगार पर खड़ा होगा, तो हमको अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स ढूंढने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव लीडरशिप ढूंढनी पड़ेगी। और उसके लिए G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। G20 की क्योंकि प्रेसिडेंसी भारत के पास आने वाली है, तो भारत उस प्रेसिडेंसी में अपने आप को सिचुएट करके ये कह रहा है कि अगर यूएन काम नहीं करेगा तो G20 को काम करना पड़ेगा। और हम तैयार हैं काम करने के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंसी होगी, लीडरशिप होगी। तो हम सारे जो देश हैं इंपॉर्टेंट, ये जो ग्रुप है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर इसके पास है, हम लीडरशिप लेने को तैयार है। और आज तक कई मंचों से इस बात की आलोचना होती थी कि भारत परेशानियां तो बहुत बताता है लेकिन समाधान नहीं बताता। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को ऐसे पोजीशन किया है कि भारत आज समस्याओं के समाधान बताने में सक्षम है। वो ये कह रहे हैं कि हम लीडरशिप लेने को तैयार हैं और यूएन को इसीलिए बार बार वो एक आईना दिखाते हैं। और यहां से दिखाने का ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कारण है कि वो यूएन और G20 को आपस में रखकर जक्सटपोज कर रहे हैं कि अगर यूएन काम नहीं कर रहा है तो G20 को काम करना पड़ेगा। और भारत के नेतृत्व में G20 अगले साल काम करके दिखा भी सकता है। तो मुझे लगता है वो अपनी लीडरशिप को, भारत की लीडरशिप को एक ऐसे पटल पर सिचुएट कर रहे हैं जहां पर उसका कंपैरिजन सिर्फ पुरानी G20 के समिट से नहीं होगा, बल्कि उसका कंपैरिजन किया जाएगा यूनाइटेड नेशन से, कि जहां पर यूनाइटेड नेशंस खामोश खड़ा है, भारत ने G20 को इतना प्रखर, इतना प्रमुख बनाया कि वहां से एक नया ग्लोबल गवर्नेंस का डायलॉग शुरू हो पाया। बिल्कुल, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि परंपरागत रूप से ये काम यूएन का होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भारत ने खास तौर से रूस और यूक्रेन के मसले पर बहुत ही सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखते हुए पुख्ता तरीके से दुनिया को संदेश दिए हैं, वो संदेश दुनिया हाथों हाथ ले रही है और उन संदेशों से कोई मुकर नहीं रहा है। तो ये जो एक स्वीकारोक्ति है, जो बैलेंस है विचारों का, ये पूरी दुनिया देख रही है भारत का, और इसीलिए भारत लगातार अपनी विचार के साथ आगे बढ़ रहा है। एक मेरा आखिरी सवाल
थोड़ा सा अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक रूप से हम उसे अछूता नहीं छोड़ सकते। जो महंगाई, जो वॉर की सिचुएशन के बाद हमारे सामने अर्थव्यवस्थाओं के चरमराने की स्थिति हमने देखी है, और बड़े बड़े देश जो हैं 10-10% से ऊपर महंगाई यहाँ है। G20 के देश हैं, हमने देखा कि बड़े बड़े देशों की आंतरिक जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं हैं। ऐसे में भारत के लिए जो अध्यक्षीय पारी है, इसमें आर्थिक रूप से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है उसे, उसकी नैया पार लगाने के लिए आप क्या देखते हैं कि क्या हमारे पास है और कितनी चुनौतीपूर्ण होगा हमारे लिए? देखिए, चुनौती तो होगी, लेकिन चुनौती के साथ साथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत इस समय सबसे एक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की ऐसी अर्थव्यवस्था है जो ग्रो कर रही है। सबसे हम वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो अगर हमारे पास वो इम्प्रिंट है, वो पावर है, तो नेचुरली जब हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे ग्लोबल स्टेज पर, तो और देश उसके साथ जुड़ना चाहेंगे। और हमने ये देखा इसीलिए कि जैसे पिछले, जब से भारत की प्रेसिडेंसी की बात आई है, काफी एक्साइटमेंट है। हमने IMF के स्टेटमेंट्स देखे, हमने इंटरनेशनल अदर जो बड़े और ऑर्गेनाइजेशंस है वहां से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, कि भारत के साथ एक उम्मीद जुड़ी है कि क्योंकि भारत ने अपना आर्थिक संचालन बड़ी इफेक्टिवनेस के साथ, बड़ी प्रखरता के साथ किया है पिछले कुछ महीनों में और पिछले कुछ सालों में, जबकि दुनिया भर में बहुत हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए भारत को लीडरशिप के लेवल पर प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा एक मौका है। और मुझे लगता है वो मौका, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र भी किया कि हमारे साथ उम्मीद जुड़ी है, और वो मौका भारत छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि हमको ये दिखाना है एक ऐसे समय में जबकि चीन ये कहता रहा है कि देखिए ऑटोक्रेसी जो है, अथॉरिटेरियन सिस्टम में ज्यादा अच्छा काम होता है और वहां पर आर्थिक जो है हालत अच्छी रहती है, इसलिए चीन ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन कितनी बदल गई है कि वो सारे पश्चिमी देशों में भी परेशानी चल रही है और चीन में भी परेशानी चल रही है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो भारत को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो G20 का समिट है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के मद्देनजर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें भारत जैसा देश जो डेवलपिंग कंट्रीज की भी परेशानियां रखेगा और डेवलप्ड कंट्रीज से ये मांग करेगा कि वो और ज्यादा प्रोएक्टिवली काम करें कि डेवलपिंग वर्ल्ड की जो समस्याएं हैं उनको कुछ समाधान मिल पाए। उसको लेकर भारत से बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं, और भारत उन उम्मीदों को आगे ले जाने के लिए भी तैयार, मुझे लग रहा है तैयार है। बिल्कुल, तो एक नया रूप हमने भारत के व्यवहार में देखा है बीते कुछ सालों से, विदेश नीति में खास तौर से, और एक नई तरह की पोजीशनिंग, एक नया तरह का जेस्चर हमने देखा है, और अब एक नई तरह की लीडरशिप भी मिली है G20 की भारत को। अब देखते हैं कि भारत इस दुनिया को G20 के बड़े मंच के माध्यम से किस दिशा में ले जाता है और अपनी भूमिका किस तरह से निभाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पंत, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। और आज दुनिया की आबादी ने 8 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी कि अब दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हो गए हैं। दुनिया की जनसंख्या को रियल टाइम ट्रैक करने वाली साइट वर्ल्डोमीटर्स के मुताबिक आज दोपहर करीब 1:30 पर 8 अरबवें बच्चे ने जन्म लिया। दुनिया की जनसंख्या को 7 अरब से 8 अरब होने में सोचिए जरा कितने साल लगे। महज 11 साल लगे हैं। इससे पहले 2011 में जनसंख्या ने 7 अरब का आंकड़ा छुआ था। ये पहली बार है जब 1 अरब जनसंख्या करीब 12 साल के भीतर बढ़ गई। 1974 में जनसंख्या 4 अरब थी, यानी कि दुनिया की जनसंख्या को डबल होने में महज 48 साल का वक्त लग गया। हालांकि इसके बावजूद जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट दर्ज की गई है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 1950 के बाद से पहली बार 2020 में जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में 1% की गिरावट दर्ज हुई है। यूएन के अनुमान के मुताबिक 2030 तक दुनिया की आबादी बढ़कर 850 करोड़ तक पहुंच सकती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में चीन और भारत ही सबसे आगे हैं। फिलहाल चीन नंबर 1 है, लेकिन यूएन की माने तो 2023 तक भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हो जाएगा। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में दुनिया की पूरी जनसंख्या में 36% योगदान भारत और चीन का है। रिपोर्ट बताती है कि इस साल से चीन की जनसंख्या बढ़ने की दर का जो पीक है वो आ जाएगा, यानी कि अब ड्रैगन की पॉपुलेशन घटनी शुरू हो जाएगी। एक तरफ जहां चीन की जनसंख्या घटनी शुरू होगी, वहीं भारत की जनसंख्या में तेजी जारी रहेगी। यूएन के मुताबिक भारत की जनसंख्या में 2064 तक उसमें घटने का, यानी कि
डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद ही ये ट्रेंड जो है वो दिखेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनना एक मौका भी साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जनसंख्या बढ़ने को एक समस्या के तौर पर देखने के बजाय एक मौके की तौर पर देखा जाना चाहिए। पॉपुलेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि यह भारत के लिए एक मौका है कि वो लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल मुहैया करवाए। फेडरेशन ने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या को रिसोर्स क्रिएटर के तौर पर देखा जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जब दुनिया के कई देशों की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, ऐसे वक्त में भारत के पास सबसे यंग पॉपुलेशन है, सबसे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जिससे रिसोर्स क्रिएटर के तौर पर अगर हम देखें तो नजरिया बदलते ही यही जो अभिशाप है वो एक वरदान में भी तब्दील हो सकता है। लेकिन आबादी के अपने गुणदोष हैं और इस पर हम लगातार चर्चा भी करते रहते हैं। और आज चूंकि 8 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है दुनिया की जनसंख्या ने, तो इस मौके पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जानी मानी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ चुकी हैं। गर्ग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम शो पर। पहले तो धन्यवाद। थैंक यू मैम। पहले तो आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन को लेकर भारत में 2 तरह के विचार हैं। पहला कहते हैं कि साहब पॉपुलेशन अभी हमको उतनी जरूरी होगी जो हमको हमारी प्रोडक्टिविटी को और इजाफा कर सके। और दूसरी तरफ जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, जब हम अपने रिसोर्सेज पर दबाव की बात करते हैं, तो लगता है कि जनसंख्या विस्फोट ना हो जाए। तो आप इस समय पॉपुलेशन के मद्देनजर भारत की स्थिति क्या देखती हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा दीपक जी। मैं कहना चाहूंगी कि हम अगर अपनी जनसंख्या का बहुत ध्यान से अगर विश्लेषण करें तो हमने देखा है कि करीबन 31 राज्य ऐसे हैं जहां पे हमारा फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल लेस देन 2.1 हो गया, यानी कि हमारी एक फीमेल जो है वो एक को बेसिकली रिप्लेस करेगी इन 31 राज्यों में, तो हमारी जनसंख्या की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। परंतु अभी भी हम देखें कि 2050 के अगर मैं आंकड़ों को बताऊं तो हमारी पॉपुलेशन लगभग 166 करोड़ के करीब हो जाएगी। तो जैसा कि आपने बताया कि भारत एक यंग देश है, यानी कि युवाओं का देश है। हमारे पास में काफी मौके हैं कि जिसमें हम इन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। परंतु साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर हम हेल्थ के हिसाब से देखें तो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यहाँ की डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, ये सब अपना जो इंक्रीज इन ट्रेंड है इनका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का। कम्युनिकेबल डिजीजेस अभी हमारे बीच में से गए नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है इस टाइम हम स्वस्थ भारत की तरफ ध्यान दें और वेलनेस की तरफ ध्यान दें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हम प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ की तरफ ध्यान दें, ताकि जो हमारा यंग रिसोर्स है वो बहुत हेल्दी रहे और इफेक्टिवली हमारी भारत की डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट कर सके। और ये भी आपने बहुत सही सवाल उठाया कि और मुद्दा उठाया कि हमारी ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन भी है अभी, जबकि हमारी एल्डरली पॉपुलेशन यानी कि 60 साल से ऊपर करीबन 8% है, वो धीरे धीरे बढ़ के काफी 2050 तक हम देखें तो 10% से ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमें हेल्दी एजिंग की तरफ भी ध्यान देना है, हमें अपने युवाओं को इफेक्टिवली यूज करना है, क्योंकि अब हम यंग ओल्ड और वेरी ओल्ड की बात ना करके हम ये कहें कि हमें बेसिकली जो इंडिविजुअल्स हमारे 75 साल तक के हैं वो इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर बने सोसाइटी की तरफ। परंतु साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यंग पॉपुलेशन, वो बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का शिकार ना हो। और हम देख भी रहे हैं कि बहुत अधिक मात्रा में हमारी चाइल्डहुड ओबेसिटी में भी बढ़ाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है अपनी हैबिट्स में सुधार करना पड़ेगा, हमारी डाइटरी स्टाइल में सुधार करना पड़ेगा, ताकि हम इसको, हमारी जो जनसंख्या है, इसको हम पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करें, यानी कि हमारे को इससे इफेक्टिव योगदान मिले। बिल्कुल। मैम, दुनिया के देशों से अगर आप तुलना करें भारत की, तो एक बहुत अलग तस्वीर है। हम देख रहे हैं कि यूरोप के देश हो, पश्चिमी देश हो, रशिया में तो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा उनको ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलेंगी। कनाडा परेशान है कि उसकी पॉपुलेशन इतनी कम हो जाएगी कि शायद उसकी इकोनॉमी ही क्रैश कर जाए, कोलैप्स कर जाए। इसी तरह से हमने चाइना में देखा कि 1 चाइल्ड पॉलिसी को तब्दील करके अब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन
बच्चे पैदा करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। इसी तरह से और भी देश हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ हर हाल में पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, और उनकी जो नीतियां हैं वो पॉपुलेशन को बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ थोड़ा चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं, हमारे यहाँ रिसोर्सेज का, जिनका मैंने जिक्र भी किया। लेकिन उसके बावजूद जो एक चीज़ जो समझ में आती है, प्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो कि दुनिया में शायद हमारे पास सबसे रिच प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, क्या हम इस पॉपुलेशन को एक वरदान के रूप में लेते हुए प्रोडक्टिव अगर हम हो जाएं तो हम अमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं? बिल्कुल दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगी, अगर हम सर्व शिक्षा अभियान की तरफ ध्यान दें, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ ध्यान दें, वेलनेस की तरफ ध्यान दें, यानी कि हम अपने आप को इस तरह का राष्ट्र बनाएं जो कि हमारी एडवर्सिटी जो है वो पॉजिटिविटी में बदल जाए, तो ये एक बहुत अच्छी रूपरेखा होगी हमारे देश के लिए। इससे हमारा डेवलपमेंट चारों तरफ बढ़ेगा। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि आप जापान में देखिए लोग डिप्रेशन का शिकार है, या आप बाकी कंट्रीज, अब हम चाइना की तरफ भी देखें तो उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी उनके लिए नेगेटिव साबित हो रही है। तो क्यों ना हम इसको आगे बढ़ के, अगर हम चारों तरफा अगर विकास चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हमारा बच्चा भी हेल्दी हो, हमारा युवा भी हेल्दी हो, क्योंकि इफेक्टिवली अगर हमारे को देश के विकास की तरफ अगर हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए तो हमें एक हेल्दी पॉपुलेशन यानी कि स्वस्थ पॉपुलेशन चाहिए। और यानी कि हम बचपन से लेके हम वूम से टूम तक अगर हम बात करें तो हमें वेलनेस की बात जरूर करनी चाहिए, और जिसमें हमारे ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि आयुर्वेद की अगर हम बात करें या एलोपैथिक सिस्टम की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारा हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, ये इफेक्टिवली वेलनेस की तरफ ध्यान दें, और ताकि हम बहुत अच्छी से विकास की ओर बढ़े, और जो हमारी पॉपुलेशन है साथ ही साथ वो वेल पॉपुलेशन है, यानी कि वेलनेस की हम बात करें। एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रही हैं कि सिर्फ पॉपुलेशन से होने का मतलब नहीं है, वो प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिव तभी होगी जब वो हेल्दी होगी। जितना ज़्यादा हेल्दी पॉपुलेशन होगी, स्वाभाविक रूप से देश को आगे बढ़ाने में उनका योगदान और मजबूत होगा। एक आखिरी सवाल मेरा रिसोर्सेज को लेकर ही है मैम। विश्व बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि भारत को जो तेज़ी से बढ़ती हुई हमारी खास तौर से जो शहरी जनसंख्या है, शहरों पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आने वाले 15 साल में हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा, $840 बिलियन का, यानी कि लगभग 68 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे हमें अगले 15 साल में। अगर आप इसको साल में अगर आप तोड़ दें तो प्रतिवर्ष औसतन हमें $55 बिलियन यानी कि 4.5 लाख करोड़ रुपए हर साल चाहिए होंगे शहरी आबादी को मैनेज करने के लिए। आपको लगता है मैम कि ये थोड़ा सा रिसोर्सेज को मैनेज करने और इतना निवेश इकट्ठा करने के लिए हमें थोड़ा मेहनत और करनी पड़ेगी हर जगह से? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कहूंगी कि हमें थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, यानी कि हमें टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज की तरफ भी हमें जैसे कि मैंने बताया कि हमें जो विकास करना है वो केवल मेन 5 शहरों में नहीं करना है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इस मद्रास से, इस तरह से हम बात करें, हमें टियर बी सिटीज की तरफ भी जाना है, टियर सी सिटीज की तरफ भी जाना है, और ये देखना है कि हर तरफ सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि ये ना हो कि लोग सभी ये कहें कि हमें इन 5 मेगा सिटीज में या 5 मेट्रो सिटीज में जाना है जहां की हमारे को रोजगार की सुविधा होगी। ये भी हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा युवा बिहार में है या उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है, वो विकास के अभाव में वो बड़ी सिटीज की तरफ वो माइग्रेट ना करे। और जैसे कि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे हमने एम्स का क्रिएशन किया है, वो चारों तरफ बने हुए करके, तो बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी विकास सभी तरफ होना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, हेल्थ की सुविधाएं मिल सके, और साथ ही साथ उनको खाने पीने का, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। अगर ये लोगों को अपनी अपनी जगह में प्राप्त हो जाएगी तो वो माइग्रेशन के लिए मजबूर नहीं होंगे। तो इस तरह से हम तरफा हमारे सभी राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज का विकास कर पाएंगे। बिल्कुल, शहरों पर जो दबाव पड़ रहा है, एक तरफा दबाव, रिपोर्ट्स बता रही हैं 2036 तक 60 करोड़ लोग भारत के शहरों में रह रहे होंगे। जिस तरह से आबादी आ रही है, अब 60 करोड़ लोगों का मतलब आप समझ लीजिए कि देश की 40% आबादी जो है वो शहरों में रह रही होगी। और शहरों में जब इतनी बड़ी आबादी आएगी और आ ही रही है, तो
तो आबादी का जो दबाव है, आपको साफ पानी चाहिए, आपको इंटरप्टेड बिजली चाहिए, आपको सुरक्षित सड़क परिवहन चाहिए, इनकी मांग भी बढ़ेगी। और ऐसे में सरकार के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है, वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जो निजी निवेश है शहरों में सुविधाएं देने के लिए, वो बिल्कुल नगण्य है। इसलिए सरकार के साथ साथ हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता भी होगी शहरों को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला और बढ़ती जनसंख्या के इस मसले पर आपने अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधि मानी जाती है, आयुर्वेद भी यही कहता है, लेकिन एक स्टडी में कहा गया है कि इसके अधिक और लंबे सेवन से लिवर को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि कोरोना के दौर में लोगों ने इसका खूब जूस पिया, काढ़ा पिया। ऐसे में आज गिलोय पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के दौरान लोगों ने गिलोय का खूब इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधा है जिसे इम्यूनिटी बढ़ाने में रामबाण माना जाता है। लेकिन एक नए शोध में गिलोय को लेकर कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि गिलोय भले ही इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता हो, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म और टाइप 2 शुगर के रोगियों के लिए इसका सेवन ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को बढ़ावा देने का काम कर सकता है। इससे लिवर को नुकसान पहुंचने की आशंका है। स्टडी में पाया गया कि हाइपोथायराइडिज्म और टाइप 2 शुगर के शिकार जिन 6 लोगों ने गिलोय का लंबे समय तक इस्तेमाल किया, उनमें बिलिरुबिन और एएसटी यानी कि एस्पार्टेट एमिनेस की मात्रा बढ़ गई। बिलिरुबिन का बढ़ना न केवल लिवर के लिए खतरनाक है, बल्कि इसकी मात्रा बढ़ने से ब्रेन डैमेज की भी आशंका रहती है। वहीं एएसटी के बढ़ने से लिवर के डैमेज होने का खतरा रहता है। स्टडी में पाया गया है कि लिवर की समस्या से जूझने वाले 6 मरीजों ने गिलोय से मिलते जुलते पौधे का नहीं, बल्कि विशुद्ध गिलोय का ही सेवन किया था। क्या है गिलोय? पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल ये एक प्रकार की बेल है जो पान के पत्तों की तरह दिखाई देती है। लोग इसे जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आयुर्वेद में इसे चमत्कारिक औषधि माना जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ऐसा कहा जाता है कि गिलोय में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होते हैं जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करने के साथ ही खून को साफ भी रखता है। ये भी कहा जाता है कि गिलोय का तना स्टार्च से भरपूर होता है, जिससे कई तरह के रोगों से लड़ने में ये मददगार होता है। इतना ही नहीं, पाचन क्रिया में सुधार, सांस संबंधी समस्याओं को खत्म करने और हाइपरटेंशन को दूर करने में भी लोग गिलोय का सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। हालांकि आयुर्वेद से जुड़े जानकारों का मानना है कि कभी भी सीधे गिलोय का रस नहीं पीना चाहिए। हमेशा गिलोय के रस को पानी में मिलाकर पीना चाहिए। आपको कभी भी नियमित रूप से 5-6 हफ्ते से ज्यादा समय तक इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिलहाल तो गिलोय सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, इसे लेकर कोई ठोस वैज्ञानिक तथ्य, कोई क्लिनिकल रिपोर्ट या विस्तृत अध्ययन नहीं है। लेकिन हाँ, आयुर्वेद में इसे एक चमत्कारी औषधि जरूर माना जाता है और सैकड़ों साल पहले से ये आयुर्वेद में वर्णित भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंटरनेट से मिला एक गलत नंबर और अकाउंट से उड़ा दिए गए पैसे। दरअसल मुंबई के वडाला इलाके में एक शख्स के अकाउंट से तब पैसे उड़ा दिए गए जब उसने बिग बाजार के प्रॉफिट क्लब कार्ड से 10,000 निकालने के लिए बिग बाजार के एक कस्टमर केयर पर कॉल किया। यह कस्टमर केयर का नंबर उस शख्स ने इंटरनेट के जरिए निकाला था, लेकिन उस नंबर पर फोन करते समय उसे नहीं पता था कि यह नंबर उसे ठगी का शिकार बना देगा। नंबर पर बात करते हुए जब पीड़ित शख्स ने उसको प्रॉफिट क्लब कार्ड से 10,000 निकालने के लिए पूछा, तो उसने एनी डेस्क के जरिए शख्स के कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया और बातों में उलझाकर उसका क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल ले लिया और इसके बाद इस शख्स के क्रेडिट कार्ड से 80,000 उड़ा दिए गए। जानकारों की माने तो यह ट्रांजैक्शन करते वक्त बरती जाने वाली लापरवाही का ही नतीजा है। जब कभी हम ऑनलाइन सर्च इंजन पे कोई भी रिजल्ट्स देखते हैं, हमें यह जरूर सोचकर रखना चाहिए कि क्या ये रिजल्ट वेरीफाइड है, क्योंकि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है जिससे जालसाज भी अपने रिजल्ट्स अनवेरिफाइड जो है वो वेरीफाइड के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमें यही सतर्क रहना है कि जिस नंबर से हम संपर्क साध रहे हैं वो क्या उस वेरीफाइड कंपनी या एजेंसी का है, एंड जब तक हमें ये संपूर्ण विश्वास ना हो तब तक अविश्वास जताएं एंड करेक्ट नंबर उसी कंपनी के जो वेरीफाइड अकाउंट्स है वहां से उपलब्ध करें।
और साइबर फ्रॉड बढ़ने की एक बड़ी वजह है लोगों का पासवर्ड को गंभीरता से न लेना। आज भी लोग आसान पासवर्ड रखते हैं। लोग ऐसे पासवर्ड रखते हैं जिन्हें कोई भी गेस कर लेगा, जिन्हें क्रैक कर पाना बहुत आसान होता है। पासवर्ड मैनेजर नॉट पास की रिपोर्ट की माने तो आज भी 80% से ज्यादा पासवर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें 1 सेकंड से भी कम वक्त में क्रैक किया जा सकता है। हमारी डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छा और मजबूत पासवर्ड काफी जरूरी होता है। आए दिन मजबूत पासवर्ड रखने को लेकर जागरूक भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दुनिया में कई लोग हैं जो आसान पासवर्ड ही रखते हैं और भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। नॉट सिक्योरिटीज के पासवर्ड मैनेजर सर्विस नॉट पास ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में 200 सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्ड की लिस्ट बताई गई है। इन पासवर्ड्स में से 73% पासवर्ड्स वही हैं जो 2021 में इस्तेमाल किए जा रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि लिस्ट में शामिल 83% पासवर्ड्स को 1 सेकंड से भी कम समय में क्रैक किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे पासवर्ड्स जो आसान हैं लेकिन भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें पासवर्ड @123, पासवर्ड, बिग बास्केट, अनमोल 123, क्वर्टी, गूगल डमी, इंडिया @123 समेत अन्य शामिल हैं। इसमें से कई पासवर्ड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें पासवर्ड 123456, गेस्ट और आई लव यू जैसे पासवर्ड्स शामिल हैं। रिपोर्ट की माने तो पासवर्ड शब्द पासवर्ड के तौर पर दुनिया भर में तकरीबन 50 लाख लोगों ने रखा है। इनमें से 34 लाख भारत से ही हैं। साइबर फ्रॉड्स को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन आसान पासवर्ड रखने की आदत अभी भी बनी हुई है। दरअसल लोग पासवर्ड को याद रखने के लिए उसे आसान बनाने पर फोकस करते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि कमजोर पासवर्ड को क्रैक करना किसी भी साइबर क्रिमिनल के लिए आसान हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद की डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड का सहारा लें। अपने सभी अकाउंट्स के लिए मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। मजबूत पासवर्ड में हमेशा अपर केस या लोअर केस अक्षर, नंबर, सिंबल का कॉम्बिनेशन रखना जरूरी है। ये पासवर्ड रैंडम होने चाहिए, ना कि पहले से तय किसी शब्द, पैटर्न या मुहावरे पर आधारित, क्योंकि पैटर्न वाले पासवर्ड को तोड़ना सबसे ज्यादा आसान होता है। अपने पासवर्ड्स को जितना जटिल बनाएंगे उतना ही मुश्किल उसे क्रैक करना होगा। याद रखें, पासवर्ड आपकी डिजिटल पहचान को एक्सेस करने की चाबी है। अगर ये साइबर अपराधियों के हाथ पड़ गई तो आपको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच यहां पहुंचने वाले पर्यटक बेहद खुश हैं। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के बीच कई इलाकों में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। बर्फ की सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां, बर्फ से ढके घर, सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के बाद हर ओर सफेदी नजर आ रही है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बीच यहां पहुंचने वाले पर्यटक बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सड़क हो या मकान, हर ओर बर्फ की चादर बिछी है। जिधर नजर जाती है बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। गुलमर्ग में बर्फबारी की वजह से ठंड भी काफी बढ़ गई है। डोडा में बर्फबारी के बाद मानो पूरा इलाका सफेद चादर में ढका नजर आया। जहां नजर घुमाएंगे सफेद रंग ही दिखेगा। देखिए सड़कों पर कैसे बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। घर की छतों पर भी बर्फ जमी हुई है। सड़कों और गलियों में बर्फ ही बर्फ दिख रही है। भारी बर्फबारी के बाद यहाँ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अभी आप देख रहे हैं कि डोडा के अलावा जितने भी ऊपर आप पहाड़ी देख रहे हैं, सब में तकरीबन 1-2 इंच बर्फ पड़ी है और मजीद मौसम खराब होने के चांसेस हैं। और 2-3 दिन अगर लगातार बारिश रही शायद बर्फ ज़्यादा पड़ेगी। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि कम से कम गांव के लोग, गांव के रास्ते जो है वो ठीक रहें। नंबर 1 बिजली, पानी और राशन। उम्मीद करते हैं कि लोगों को जो गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं, किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। बांदीपोरा में भी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कई जगह पर 1 फीट तक बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। किश्तवाड़ में भी बर्फबारी और भारी बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर भारी बारिश से स्थानीय लोग परेशान हैं। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो गई है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ना स्वाभाविक है। बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पेड़ और बर्फ में खेलते पर्यटक। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की हैं, जहां आसमान से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक हर ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। हर ओर बर्फ का कब्जा है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। खिड़की से लेकर छत तक सब जगह बर्फ दिखाई दे रही है। सड़कों पर फैली बर्फ को देखकर लगता है जैसे किसी ने यहाँ पर सफेद चादर बिछा दी हो। तस्वीरें मनाली की हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। यहाँ कुदरत की खूबसूरती देखते ही बन रही है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका जन्नत जैसा नजर आ रहा है। मनाली में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है और आज सुबह से ही बर्फबारी का दौर एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो चुका है। ताज़ा तस्वीरें क्या हैं ये आपको दिखा देते हैं। हम इस वक्त मनाली लेह नेशनल हाईवे पर हैं और इस हाईवे की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि मौसम खराब होने के बाद बर्फबारी का सिलसिला यूं ही यहाँ पर जारी है। और कहीं ना कहीं मनाली शहर में पहली सीज़न की बर्फबारी हुई है। तो इसके अलावा अगर सोलंग वैली, कोठी, रोहतांग दर्रा और अकरतला के आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पर जमकर बर्फबारी का दौर जारी है। चंबा में भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर दिखाई दे रही है। भारी बर्फबारी के बीच लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बीच शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़ जुट रही है। दूर दूर से आए पर्यटक मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। We came for on a vacation and we were looking about the snowfall, but snowfall तो हुई नहीं, but हो जाती तो बहुत अच्छा होता. But never mind, the weather is very good. It's really worth it to come over here. सर वेदर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। अगर बारिश की जगह स्नोफॉल हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हम और भी इंजॉय करेंगे हम। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बर्फबारी जारी है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कपाट बंद होने के बाद पहली बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद यहां मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौजूदा वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अनुमान से ज्यादा रह सकता है। सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता के मुताबिक टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से 25 से 30% ज्यादा मुमकिन है। उन्होंने ये भी बताया कि नए टैक्स रिटर्न फॉर्म के लिए डिस्कशन पेपर जारी किया गया है। नए फॉर्म के लागू होने पर टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान होगा। टैक्स फॉर्म और टैक्स कलेक्शन को लेकर जी बिजनेस ने सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता से खास बातचीत की। इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में हैं। हमारे साथ हैं नितिन गुप्ता सर, सीबीडीटी चेयरमैन। सर, बजट आने वाला है, क्या नई स्कीम्स आएंगी, क्या नए ऐसे फॉर्म्स आएंगे जो आम जो टैक्स पेयर है उसको आसानी से वो टैक्स पेयर पे कर सके और आसानी से एक नए इन्वेस्टर या नए टैक्स पेयर ज़्यादा जुड़ सके? देखिए, हम लोग तो आपको मालूम है लगातार काम कर रहे हैं टैक्स के फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए और प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। 7 फॉर्म्स हैं अभी हमारे पास। उसमें से हम प्रयास हमारा ये है कि 7 फॉर्म्स का कॉमन डेटा रहे, कॉमन फॉर्म रहे और विजार्ड बेस्ड जो है वो शेड्यूल हों। तो वो हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ऑलरेडी 1 नवंबर को डाला है। 15 दिसंबर तक हम चाहते हैं कि आप लोग और आपके माध्यम से जो आपके जुड़े हुए हैं वो हमें अधिक से अधिक संख्या में अपने विचार दें और सुझाव दें। उनको हम कंसीडर करके उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो एक तो ये प्रयास है। हालांकि फॉर्म 1 और फॉर्म 4 भी अवेलेबल रहेगा। अगर जो आप मतलब ये टैक्स पेयर की इच्छा रहेगी कि वो फॉर्म 1 को देना चाहता है जो अभी जिस फॉर्मेट में है और 4 नंबर, लेकिन ये भी एक रहेगा कि कॉमन फॉर्म हो।
चूँकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बैकएंड पे बहुत काम इसमें करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये स्टेगर्ड वे में आए, लेकिन हमारा प्रयास है कि इससे बहुत ही अच्छा हम सोचते ये हैं कि बहुत आसान हो जाएगा टैक्स पेयर को। उसको अननेसेसरी जो शेड्यूल्स हैं जिसका उससे संबंध नहीं है उनको भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये अभी चल रहा है। पूरे साल का जो मोमेंटम देखा 20-22% की ग्रोथ इजीली डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आई है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अगला का जो बजट होगा वो 20-25% अभी के जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो? मेरा सोचना है कि हम 15 दिसंबर का वेट करें। 18-19 दिसंबर के आसपास जब फिगर्स आ जाएंगे तो हम कुछ इस पर बेहतर सोच पाएंगे। परंतु चूँकि हम इस वर्ष काफ़ी रिफंड दे चुके हैं, 2 लाख करोड़ के आसपास दे चुके हैं, और हमारे पास इसलिए हम सोचते हैं कि इस वर्ष तो हम लगभग 25% पे ग्रो करेंगे। चलिए, बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। आखिरी घंटे में निचले स्तर से शानदार रिकवरी आई। इसके चलते बाजार दिन के ऊपरी स्तर से बंद होने में कामयाब रहा। आज बैंकिंग, ऑटो, पीएससी शेयरों में खरीदारी रही। मेटल, इंफ्रा शेयर, एनर्जी शेयर्स ने भी बढ़त देखने को मिली। इनमें कारोबार के अंत में सेंसेक्स 249 अंक चढ़कर 61,873 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 74 अंक चढ़कर 18,403 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने भी रिकॉर्ड क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी 296 अंक चढ़कर 42,373 पर बंद हुआ। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। इंतजार करेंगे। नमस्कार।